हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा इनकी मदद से आपको 3 अंकों और 5 अंकों के प्रश्नोत्तरों को करने में भी काफी मदद मिलेगी। इस पाठ की व्याख्या की वीडियो मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। इसके अलावा सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स को शामिल किया गया है उन सब की व्याख्या और उनसे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की वीडियोस भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पाठ से परीक्षा में कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी पाठ के लेखक कौन है? यह किस विधा की रचना है? उत्तर है, चीड़ों पर चांदनी पाठ के लेखक निर्मल वर्मा है। यह पाठ एक यात्रा संस्मरण है। अगला प्रश्न है, मैजिक माउंटेन किसकी रचना है? मैजिक माउंटेन कहाँ स्थित है? उत्तर है, मैजिक माउंटेन टॉमस मॉन की पुस्तक है। मैजिक माउंटेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, चीड़ों पर चांदनी पाठ में लेखक ने किन स्थानों की यात्रा का वर्णन किया है? उत्तर है, चीड़ों पर चांदनी पाठ में लेखक ने शिमला, गुलमर्ग, नैनीताल, रानीखेत, नारकंडा, डलहौजी आदि पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, लेखक का बचपन कहाँ बीता था? लेखक की खिड़की के सामने कौन सा वृक्ष था? उत्तर है, लेखक का बचपन शिमला में बीता था। लेखक की खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था। अगला प्रश्न है, लेखक ने पुराने देवदार के पेड़ की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर है, लेखक ने पुराने देवदार के पेड़ की तुलना सांता क्लॉज से की है क्योंकि उसकी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपकी हुई थी जो सांता क्लॉज के सफेद बालों सी लग रही थी। अगला प्रश्न है, लेखक को शिमला में सुबह के बर्फ से ढके नज़ारे कैसे लगते थे? उत्तर है, लेखक को लगता था कि उनके आसपास की सभी चीजें एक सफेद मास्क पहनकर उभर आई थी जिन्हें वह पहली बार नई आंखों से देख रहे थे। अगला प्रश्न है, दिसंबर के महीने में लेखक को पहाड़ियां कैसी प्रतीत होती थी? उत्तर है, दिसंबर में रात्रि के घने अंधकार में लेखक को पहाड़ियां ड्राइंग पेपर पर धूमिल रेखा चित्र के समान स्तब्ध और निश्चल लगती थी। अगला प्रश्न है, लेखक ने दिसंबर के महीने में शिमला की घनी अंधेरी रातों का वर्णन किस प्रकार किया है? उत्तर है, लेखक बताते हैं कि रात के समय आकाश साफ होता था, दूर स्थित पहाड़ियां रेखा चित्र की तरह निश्चल लगती थी और आकाश धरती को छूता हुआ प्रतीत होता था। अगला प्रश्न है, लेखक ने दिसंबर के महीने में शिमला की सुबह का वर्णन किस प्रकार किया है? उत्तर है, लेखक बताते हैं कि सुबह के समय चारों ओर घना कुहासा बर्फ के सफेद पर्दे के समान खिंच जाता था जिसके कारण आसपास की सभी चीजें जैसे मकान की छत, पगडंडियां, नालियां आदि छिप जाती थीं या फिर एक सफेद मास्क पहने हुए नजर आती थी। अगला प्रश्न है, उसकी पहचान ही अलग होती है। पंक्ति में किसकी पहचान के बारे में कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पंक्ति में माँ की पहचान को अलग बताया गया है क्योंकि लेखक माँ की तुलना पहाड़ों से करते हैं। जिस प्रकार माँ की शक्ल उसके बच्चों की आंखों में विशेष होती है उसी प्रकार पहाड़ों की छवि भी वहां के बच्चों अथवा लोगों के लिए विशेष होती है। अगला प्रश्न है, लेखक किस पहाड़ी स्थान की चांदनी रात को आज तक नहीं भूल पाए थे और क्यों? उत्तर है, लेखक गुलमर्ग की चांदनी रात को आज तक नहीं भूल पाए थे क्योंकि उस समय उन्होंने वहां बर्फ और बादलों का अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखा था। अगला प्रश्न है,
लेखक का स्कूल कहाँ और कितनी ऊंचाई पर था? उत्तर है, लेखक का स्कूल जाखू की पहाड़ी से सटा हुआ 750 फीट की ऊंचाई पर था। अगला प्रश्न है, नौकुचिया से भीमताल आते हुए लेखक की भेंट किससे हुई? उसे देखकर लेखक की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, नौकुचिया से भीमताल आते हुए लेखक की भेंट अचानक पुरानी चिर परिचित पहाड़ी छायाओं से हुई। उन्हें देखकर लेखक मंत्रमुग्ध से खड़े रह गए। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस वीरान और उपेक्षित हिल स्टेशन का जिक्र किया है? वह कहाँ स्थित है? उत्तर है, लेखक ने सोलन हिल स्टेशन का जिक्र किया है। वह कालका और शिमला के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, नारकंडे का डाक बंगला कितनी ऊंचाई पर स्थित था? वह पहाड़ की चोटी पर कैसा लगता था? उत्तर है, नारकंडे का डाक बंगला 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। वह पहाड़ की चोटी पर एक नन्हे घोंसले के समान टिका हुआ लगता था। अगला प्रश्न है, चौकोर खोखल कहाँ स्थित था? वह किससे घिरा हुआ था? उत्तर है, चौकोर खोखल मोटर रोड से जरा नीचे की ओर स्थित था। वह चारों ओर से चीड़ के घने झुरमुटों से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखक किस महीने में गुलमर्ग गए थे? वहां उन्होंने क्या देखा? उत्तर है, लेखक अप्रैल के महीने में गुलमर्ग गए थे। वहां पर लेखक ने अचानक चांदनी रात के अद्भुत सौंदर्य को देखा। अगला प्रश्न है, लेखक की आंखें खिलनमर की हिमाच्छादित चोटियों पर क्यों जा टिकी? उत्तर है, कमरे में बिखरी हुई हल्की चांदनी के सौंदर्य को देखकर लेखक की आंखें खिलनमर की हिमाच्छादित चोटियों पर जा टिकी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी आकाश का सौंदर्य कैसा था? उत्तर है, पश्चिमी आकाश में कोहरे के ऊपर अंधेरा अलग था, बादल अलग थे और दोनों के बीच विशालकाय वेल मछली सी रेखा खींच आई थी। अगला प्रश्न है, डाक बंगले के चौकीदार ने पहाड़ी देवता के मंदिर के बारे में लेखक को क्या बताया था? वह मंदिर कहाँ स्थित था? उत्तर है, डाक बंगले के चौकीदार ने लेखक को बताया कि मंदिर के चारों ओर जो रंग बिरंगे चीथड़े लटके हैं, वे किसी पुरानी प्रथा के अनुसार यात्रियों द्वारा मंदिर में भेंट किए जाते हैं। वह मंदिर नारकंडे के डाक बंगले के नीचे बसों के अड्डे के पास स्थित था। अगला प्रश्न है, लेखक ने झील के चेहरे के बारे में क्या कहा है? अथवा झील के कितने चेहरे हैं? झील के चेहरे के बारे में लेखक का क्या विचार है? उत्तर है, लेखक के अनुसार झील के कई चेहरे हैं। यह एक ही चेहरा है, सिर्फ भंगिमाएं बदलती हैं। अर्थात झील एक ही है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, नीले पिरामिडों का निर्माण कब और कैसे हुआ? उत्तर है, नीले पिरामिडों का निर्माण आकाश, बादल और हवा से मिलकर हुआ था। इनका जन्म शाम की धूमिल छायाओं में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूरी रात होने के कुछ क्षण पूर्व झील के कितने चेहरे हो जाते हैं? उत्तर है, पूरी रात होने से पूर्व झील के 2 चेहरे हो जाते हैं। एक चेहरा उजला और हंसता हुआ लगता है और दूसरा चेहरा गहरा, श्यामल और सोया हुआ सा लगता है। अगला प्रश्न है, रात की नीरवता में भीमताल झील का वातावरण कैसा हो जाता है? उत्तर है, रात की नीरवता में भीमताल झील का वातावरण एकदम शांत हो जाता है। लहरें शांत हो जाती हैं। पेड़ों का झुरमुट एक धब्बे की तरह झील और आकाश की सफेदी पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, तीनों के अलग अलग रंग थे, अलग अलग लय थी। पंक्ति में तीनों से सांकेतिक चीजें कौन सी हैं? इन्हें देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर है, तीनों से सांकेतिक चीजें बादल, बर्फ और चांदनी है। उस दृश्य को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि उन पर उसका जादू सा हो गया हो और पहाड़ियां इतनी पास लग रही थी
कि वह उन्हें हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। अगला प्रश्न है, जिन पर हल्के बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। पंक्ति में गुब्बारे से क्या अभिप्राय है? वे गुब्बारे कहाँ उड़ रहे थे? लेखक को वे गुब्बारे कैसे लग रहे थे? उत्तर है, पंक्ति में गुब्बारे से अभिप्राय आसमान में उड़ते हुए बादलों से है। वे बादल रूपी गुब्बारे दो पहाड़ियों के बीच गांव की सलेटी छतों पर उड़ रहे थे। लेखक को वे गुब्बारे पहली दृष्टि में बादल लगे, लेकिन एकटक देखने पर वे उन्हें नीले पिरामिड के समान लगने लगे। अगला प्रश्न है, वे हमेशा संग थे, हमारे खेतों में, हमारे सपनों में। पंक्ति में वे से सांकेतिक वस्तु कौन सी है? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पंक्ति में वे से सांकेतिक वस्तु पहाड़ है। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर छुट्टी लेकर पहाड़ों पर घूमने जाते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहाड़ पर ही रहते थे, अतः पहाड़ हमेशा उनके साथ ही होते थे। और अब अंतिम प्रश्न, वहां पहाड़ियां खामोश रहती हैं। पंक्ति में किन पहाड़ियों की चर्चा की गई है? उन पहाड़ियों पर कौन सा स्वर सुनाई देता है? उत्तर है, पंक्ति में सोलन हिल स्टेशन पर स्थित पहाड़ियों की चर्चा की गई है, जहां शाम के समय उनिंदी उदासी का शांत माहौल रहता है। वहां केवल पहाड़ी चरवाहों का गीत स्वर हवा में उड़ता हुआ सुनाई पड़ता है। तो यहीं पर निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ।